तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे सब्जेक्ट्स कराऊंगा और मेरा मेन टारगेट होगा सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम नवंबर 2023। सीए इंटर नवंबर 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 23। तो क्या ये वीडियो बीकॉम ऑनर्स करने वालों के लिए वैलिड नहीं है? क्या वो नहीं देख सकते? तो ज़रूर देख सकते हो। तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो सेम ही है दोनों के। ठीक है। जो टैक्स की जो बुक है, जो कॉस्ट की बुक है, काफ़ी हद तक सेम है, सिलेबस सारा सेम है। ठीक है। तो यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स वाले जितने भी बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आज मेरी पहली क्लास है। तो इस पहली क्लास में मैं आपको अच्छा, मैं बता दूं कि इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन की क्लास है। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। ठीक है। तो मैं आपको टैक्सेस का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टैक्सेस टैक्सेस टैक्सेस। भाई, टैक्सेस होते क्या है? टैक्सेस रेवेन्यू का वो अमाउंट है जो सरकार हमसे लेती है। ठीक है। किसी भी फॉर्म में ले लेती है। अब मैं बताता हूँ किस किस फॉर्म में लेती है। ठीक है। सपोज आप नीचे मैगी लेने गए। ठीक है। मैगी के पैकेट के ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये टर्म जो लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब मैगी पे भी आप टैक्स दे रहे हो? मतलब आप मैगी भी ना खाओ बिना टैक्स के? यस, एग्जैक्टली। आप मैगी पे भी टैक्स दे रहे हो। ठीक है। तो जो मैगी पे जो आप टैक्स देते हो, वो उस टैक्स का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपने क्या करा भाई, मैगी में गुड्स रिसीव करा। ठीक है। गुड्स खरीदा तो आपने उस पर टैक्स दिया। ठीक है। अब जैसे अंबानी है या बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टाटा है वगैरह वगैरह, ठीक है, या कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चे? पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा बनाते हैं, जो भी बोल लो। ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं? सरकार उनके घर पे पहुंच जाती है। ठीक है। नॉट प्रैक्टिकली, पर उनको बोलती है कि अगर तुमने 10 करोड़ रुपए की इनकम कमाई है, 10 करोड़ रुपए की इनकम कमाई है, तो उसमें से कुछ पोर्शन हमें भी दो एज अ टैक्स के रूप में। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं हम इनकम टैक्स। यस और नो? इसी को तो बोलते हैं हम इनकम टैक्स, जो कि मैं आप तुम्हें पढ़ा रहा हूँ आज। ठीक है। तो ये होता है इनकम टैक्स। तो हमने क्या पता लगाया कि टैक्स में दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक तो जीएसटी जैसा टैक्स होता है और एक इनकम जैसा टैक्स होता है। अब मैंने जैसा वर्ड क्यों यूज किया है, इस पर भी गौर कर लेते हैं। तो ब्रॉडली ब्रॉडली टैक्स हमारे दो होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में सरकार हमारी इनकम पर डायरेक्टली टारगेट करती है। अगर मैं 10 करोड़ कमाऊंगा तो मैं 10 करोड़ के हिसाब से टैक्स दूंगा। अगर आप 5 लाख कमाएंगे या 500 करोड़ कमाएंगे तो आप 500 करोड़ के हिसाब से टैक्स देंगे। ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है। इसका एग्जाम्पल हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट आईटी, यानी कि इनकम टैक्स। वो कंप्यूटर वाला आईटी नहीं है। ठीक है। चलो, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स का अमाउंट होता है जो सरकार हमसे इनडायरेक्टली ले लेती है, हमको पता भी नहीं चलता। ठीक है। जैसे कि जीएसटी, मैकडी गए, बर्गर खाया, भाई 5% सीजीएसटी पे करा, 5% एसजीएसटी पे करा और आ गए। पता भी नहीं चला कि टैक्स पे कर आए हो। नहीं मतलब लग जाता है कभी कभी तो पता। ठीक है। जब टैक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, अरे भैया बर्गर तो आपने 800 रुपये का खाया, ये आपने 1200 का बिल क्यों बना दिया? ठीक है। कभी कभी हैवी टैक्स लग जाते हैं। ठीक है। तो ये जीएसटी होता है और इनकम टैक्स होता है। ये इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है हमारा जीएसटी। ठीक है जी। अच्छा, इतना पोर्शन नोट कर लेना। टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और दोनों के एग्जांपल्स। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, फिर इसी बेस पे आगे बढ़ते हैं। डस्टर ये रहा। हो 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 हो। टैक्सेस की कैटेगरी तो हमने जान ली। अब हम पढ़ेंगे वाई टैक्सेस। टैक्सेस क्यों, यानी कि
सरकार हमसे टैक्सेस क्यों लेती है। ठीक है जी। हाँ, तो 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं कि खुद अपने मन में सोचो कि सरकार हमसे टैक्सेस क्यों लेती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में यही स्ट्राइक करा होगा कि अरे, जो मेरे घर के बगल में जो सरकारी क्लिनिक चल रहा है, या मेरे घर के बगल में जो सरकारी हॉस्पिटल चल रहा है, या सरकारी स्कूल चल रहा है, ठीक है, वो स्कूल चल कैसे रहा है, उन स्कूल में जो टीचर है, जो डॉक्टर है, या जो भी और अदर वर्कर्स है, उनकी सैलरी जा कहाँ से रही है। तो द आंसर इज टैक्सेस। यहाँ सैलरी जा रही है उनकी। अच्छा, ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि टैक्सेस आर फॉर डेवलपिंग नेशंस। नेशन के बारे में यूएसए नहीं है भाई, हमारा इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो अप्लाई तो हर जगह ही होता है। ठीक है, तो टैक्सेस आर फॉर डेवलपिंग नेशन। ठीक है, अब डेवलपिंग के अंदर हमारा सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इंफ्रा लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, एक्सेट्रा। अच्छा, ये तो लिख दिया। ठीक है, अब अच्छा, इसका मालिक कौन होना चाहिए, अंबानी? नहीं, अंबानी क्यों मालिक होगा भाई, टैक्स सरकार ले रही है और वो ठीक अंबानी कराए नहीं। कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट, वो चीजें, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा भी लगाया, ठीक है, ध्यान से। कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ये सारी चीजें, ये जो भी और चीजें हो सकती है एक्सेट्रा में, वो सारी चीजें कंट्रोल होनी चाहिए, सरकार कंट्रोल कर रही है उस पर और ओन कर रही है उसको। ठीक है, बाय गवर्नमेंट, इतना सही है। ठीक है, ये कभी कभी पूछते नहीं है वैसे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, सीए हो गया, बीकॉम हो गया, सीएस हो गया, ठीक है, कभी नहीं पूछते, पर फिर भी आपकी बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि टैक्स अगर आपसे कुछ चलता फिरता पूछ ले, वो अकाउंटेंट साहब इधर आओ बताओ ये टैक्स क्यों लेती है, अरे हमने इनकम टैक्स तो पढ़ लिया है लेकिन ये तो पढ़ा ही नहीं ठीक है, तो इसके लिए कराया मैंने, बस इतनी सी बेसिक सी नॉलेज है। चलो, लिख लिया था ना, वरना वो रिवाइंड करके लिख लेना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं, उस सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि इनकम टैक्स की ये चीज चेक कर कर आना कि इस चीज पर इनकम लगती है या नहीं लगती, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको घर का किराया आया है 2 लाख रुपए, और मैं अकाउंटेंट साहब को बोलूं सर मुझे 2 लाख रुपए का किराया आया है, तो आप प्लीज इस चीज को चेक करके बता दीजिए कि क्या ये मेरा जो 2 लाख रुपए का किराया है वो मेरी इनकम के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, ऐसी कौन सी किताब खोलेगा, तो वही मैं बताने वाला हूं, कौन सी किताब खोलेगा। तो इनकम टैक्स कंसिस्ट, देखो भाई मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है, वरना मैं बाकी टीचर की तरफ पहले से लिख के ले आता, रीडिंग करा देता और मिटा के फिर दोबारा कैमरा रिज्यूम करके फिर रीडिंग करा देता फिर मिटा देता। ठीक है, साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ लिखेंगे सारे सारे। अच्छा, इनकम टैक्स कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इनकम टैक्स एक्ट 1961। पॉइंट नंबर 2 इसके 1 साल बाद इनकम टैक्स रूल 1962। ठीक है जी, 1 साल के बाद होता है, ठीक है। और गाइडलाइंस 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 कोविड गाइडलाइन नहीं, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन बाय CBDT। अब बोलोगे भाई ये दो चीजें तो समझ में आ गई, इनकम टैक्स एक्ट है कोई, ठीक है, और इनकम टैक्स के रूल्स है कोई, ठीक है, रूल्स और गाइडलाइंस एंड नोटिफिकेशन बाय CBDT। ये CBDT क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में, ठीक है। तो CBDT होता है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट
टैक्स। क्या बोला मैंने? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। लिखवा देता हूँ, फिर इसके बारे में बताऊंगा। पहले लिख लेना, साथ साथ यस जैसे मर्जी लिखना, लिख लेना, ठीक है। डीटी लिख रहा हूँ बच्चे, डायरेक्ट टैक्स लिख लेना, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड एक कमिटी है, ठीक है। कमिटी क्या करती है वो ना फैसला करती है कि अच्छा ये जो किसान अपने ज़मीन में 50,000 रुपये की गेहूं बो रहा है और उसको 1 लाख रुपए की गेहूं की फसल मिल रही है, तो क्या हम किसान को इनकम टैक्स ऑफिस में बुला ले और बोले कि भाई साहब चलो, जो 50,000 रुपये का आपने कमाया उस पर आप टैक्स दो, ठीक है। तो वो डिसीजन किस चीज़ पर टैक्स होना चाहिए, किस चीज़ पर टैक्स नहीं होना चाहिए, वो सारे डिसीजन हमारे CBDT के हाथ में है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, ये CBDT हमको इन्फॉर्म कैसे करती है? गाइडलाइंस निकालती है और नोटिफिकेशन निकालती है, तब जाके हमें इंफॉर्मेशन मिल पाती है, ठीक है जी, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो ये तो हमारा ये लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है जी। लिख लिया होगा तो मैं मिटा देता हूँ। डस्टर कहाँ गया? ये रहा, यस। ठीक है, अब हमने इनकम टैक्स की ऊपर ऊपर की चोटी पकड़ ली है, ठीक है, ऐसे। अब हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि टैक्स देता कौन है, टैक्स देता कौन है। तो आप एक कॉमन सेंस वाला लॉजिकल जवाब दोगे मुझे कि अगर आप इनकम कमाओगे, जैसे कोई व्यूअर है हमारा राहुल नाम का, ठीक है, वो हमें देख रहा है और बोलेगा कि राहुल राहुल अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है तो 10 लाख के हिसाब से जितना टैक्स बनता है उतना देगा, ठीक है। तो क्या एक जिंदा इंसान मेरी तरह ही टैक्स देने के लायक है? द आंसर इज नो, ठीक है, द आंसर इज नो। क्या टाटा मोटर्स अगर 500 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, इनकम करेगी, तो क्या टाटा मोटर्स टैक्स नहीं देगी, इनकम टैक्स नहीं देगी? देगी, बिल्कुल देगी, ठीक है। तो वही सब चीज़ें पढ़ेंगे कि टैक्स हमारा कौन कौन देता है, कौन कौन चीज लोग नहीं देते, ठीक है जी। अच्छा, उसको उस पर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और करवा रहा हूँ, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी है, टर्म है, ठीक है, टर्म है हमारा SSC। बेटा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला SSC नहीं है, ठीक है, ये SSC वाला SSC है, ठीक है। SSC का मतलब क्या होता है? SSC का मतलब होता है, साथ साथ लिखेंगे, ठीक है, द पर्सन हु इज बीइंग assessed the person who is being assessed, ठीक है, या और लगा लेना, ठीक है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्सेस टैक्सेस टैक्सेस, ठीक है। हाँ, एक मैंने टर्म लिखा है SSC, इसका मतलब जानते हैं, ठीक है। अगर मैं इनकम कमा रहा हूँ, मैं इनकम कमा रहा हूँ, तो इनकम टैक्स वाले मेरे घर पर आ जाएंगे, लाओ पैसा दो, ठीक है। तो इनकम टैक्स वाले मुझे एसेस करेंगे, मेरी जांच करेंगे, जांच पड़ताल बोलते हैं ना इसको, ठीक है, मेरी जांच करेंगे कि मैंने कितनी इनकम कमाई है, ठीक है जी। और उसी हिसाब से मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, एसएससी का मतलब होता है द पर्सन हु इज बीइंग असेस्ड। असेस्ड मतलब जिसकी जांच करना, ठीक है, या मतलब देखना, मतलब कि कितना कमा लिया है, ठीक है। वो कौन करेगा? इनकम टैक्स करेगा, असेस्ड बाय इनकम टैक्स, ठीक है। या द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स टैक्सेस, ठीक है। अब देखो, मेरी जांच होगी तो मुझे मेरे पास लाइबिलिटी आ जाएगी ना टैक्स पे करने की, ठीक है। तो वही है द पर्सन हु इज बीइंग असेस्ड या द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज नोन एज SSC।
ठीक है जी, ये लिख लेना, बहुत ही प्यारा शब्द है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो समझ लो कि अगर राहुल अगर 10 करोड़ रुपए की इनकम कमा रहा है तो इस केस में राहुल हमारा एसएससी है और राहुल के पास लायबिलिटी है टू पे टैक्सेस ऑन 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ नहीं पे करेगा वो, 10 करोड़ पर टैक्सेस पे करेगा जितने बनते हैं। ठीक है, सारी इनकम पे करवा दो तुम राहुल से। चलो बड़े आगे। हाँ, तो मैं था तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, छोटे छोटे 2 और 3 टॉपिक बचे हैं, 2 टॉपिक तो छोटे हैं और एक तो और ही छोटा है। ठीक है, बस फिर क्लास एंड है। तो हमारा इनकम टैक्स ये कहता है हमारा इनकम टैक्स ये कहता है कि जो पर्सन होगा उसके पास होती है लाइबिलिटी टू पे टैक्स। अब हमारा जैसा, आपके और मेरे जैसा जो बंदा ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, उसको तो यही लगता होगा कि जो पर्सन होता है वो एक इंसान होता है, जैसे कि उसके घर वाले हो गए, उसकी मम्मी पापा मामा चाचा ताई वगैरह वगैरह जो भी रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई और हो गया दोस्त मित्र, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ठीक है। तो हाँ, तो इनकम टैक्स में पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। भाई मैं जितना लिखा रहा हूँ ना उतना सफिशिएंट है। ठीक है, और कहीं खंगालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप किसी भी किताब में उठा लो यही सब मिलेगा घुमा फिरा के। मैं बहुत कम साइज में करा रहा हूँ और कुछ भी चीज छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, अब इस पर्सन की डेफिनेशन में, पर्सन के शब्द में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, पर्सन में क्या क्या आता है हमारा पर्सन, बेटा 7-8 चीजें। ठीक है, 7-8 चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ना याद करने के लिए ना एक न्यूमोनिक बनाया। न्यूमोनिक नहीं पता किसी को तो क्या होता है, एक ट्रिक होती है। ठीक है, वो बनाइए तो ट्रिक का नाम है हमारा पिचाल जो शाकाल होता है ना, शाकाल पिचाल PICHAAL। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। पी से पार्टनरशिप फर्म, आई से इंडिविजुअल जैसे कि आप या मैं, इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, सी से कंपनी, एच से HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है जी। ए से हमारा होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एल से होती है हमारी लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी सब बताऊंगा क्या क्या होता है, अथॉरिटीज टीस 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 टीस। ठीक है, अब ए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही मजेदार, मजे दिलाने वाली चीज है ये जो मैंने अभी छोड़ दिया। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, लास्ट में। हाँ, पर्सन में क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, जो भी पार्टनरशिप इनकम करेगी वो टैक्स देगी इनकम पे। आई से इंडिविजुअल मतलब आप और मैं पैसा कमाओगे तो टैक्स दोगे इनकम पे। सी से कंपनी, कोई कंपनी कमाएगी तो टैक्स देगी। एच से HUF कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर इनकम करेगी तो वो भी टैक्स देगी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है कि 4-5 लोग मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हावड़ा ब्रिज बना देंगे। ठीक है, और दोनों की हावड़ा ब्रिज में बनाने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो होता है 500 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब ये क्या करा, मैंने और राजीव ने मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट उठाया था। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं और राजीव ने ना पार्टनरशिप करी क्योंकि हम तो कॉन्ट्रैक्ट में हैं ना इंडिविजुअल है ना कंपनी है ना HUF है, तो हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आ गए। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। लोकल अथॉरिटीज में हमारा कुछ भी आ जाता है, सरकारी अथॉरिटी आती है इसमें वैसे तो। ठीक है, कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या छोटे मोटे कोर्ट हो गए। ठीक है, अच्छा। ए से हमारा आता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। भाई ये सब क्या, ये क्या चीज होती है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है,
ये कौन सा अनोखा टर्म बता दिया आपने। तो भाई साहब ये एक बहुत ही प्यारा टर्म है, अगर आप किसी भी चीज़ में लाई नहीं कर रहे तो आप ज़रूर ये होंगे। ऐसा इनकम टैक्स मान लेता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जुडिशियल 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 जुडिशियल, जूरी नहीं है जुडिशियल, ठीक है भाई। स्पेलिंग चेक कर लेना, जूरी है जुडिशियल है जुडिशियल है, ठीक है। तो पर्सन, ठीक है। तो आप कहीं भी लाई नहीं करोगे तो आप ये होगे और आप टैक्स दोगे, आप टैक्स देने से बच नहीं सकते बस। ठीक है। तो ये है वो बहुत प्यारी ट्रिक है, पिचाल करके है, PICHAAL, इससे करके आपको याद हो जाएगी, बहुत उम्मीद है मुझे ऐसा। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ, पर्सनल लायबिलिटी टू पे टैक्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रीवियस ईयर। अब जिन्होंने इनकम टैक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, उनके तो कान खड़े हो गए होंगे। हाँ, ये चीज तो हमने पढ़ी है। अच्छी बात है, मिटाना ही पड़ेगा यार, ये पूरा डेफिनेशन करानी है इसकी। प्रीवियस ईयर और एक होता हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट असेसमेंट, हाँ ये SSC ऐसा वर्ड फिर से आ गया, असेसमेंट ईयर। छोड़ेगा थोड़ी तुम्हारा पीछे इनकम टैक्स में। ठीक है जी। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम 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 साथ साथ लिखना भाई, अभी बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ साथ साथ लिखना, ध्यान से। मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में, पहले से लिख के रखता, कंफर्ट जोन से बाहर आके लिख रहा हूँ। इनकम इज अर्नड। ठीक है जी। प्रीवियस ईयर इज अ ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, यानी कि पैसा कमाने वाला साल। ठीक है, कमाने वाला साल। Assessment year is the year in which tax is paid on EARNED, earned income। ठीक है जी। Assessment year is a year in which tax is paid on earned income। ठीक है। प्रीवियस ईयर हमारा वो साल होता है जिसमें हम पैसा कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर हमारा वो साल होता है जिस पर उस कमाए हुए पैसे पर टैक्स दिया जाता है उस साल में। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने प्रीवियस ईयर हमारा 21-22 है, 21-22 में हमने रच के पैसा कमा लिया, करोड़ रुपए का बिजनेस बना लिया। ठीक है। अब टैक्स कब देंगे हम? उसके ठीक अगले साल। असेसमेंट ईयर होगा हमारा 22-23। भाई ईयर तो पता ही होगा ना कौन कौन से शुरू होते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर की डेट क्या होती है। ये वाला ईयर ऊपर वाला 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2022 तक होता है। ठीक है। 21-22 लिखा हुआ है ना, तो मतलब पता होगा ना। अगर नहीं पता होगा तो तुम कॉमर्स में हो, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत खराब भविष्य है तुम्हारा। सुधर जाओ, सुधर, बंद कर दे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ठीक है। असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है जी। 22-23 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। ठीक है। तो मतलब प्रीवियस ईयर पहले वाला ईयर होगा और असेसमेंट ईयर ठीक उसके आने वाला अगला साल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा। अरे पहली क्लास में क्वेश्चन भी कराओगे? जी बिल्कुल, सारी क्लास में क्वेश्चन करेंगे हम। इनकम टैक्स मिटा दिया बताओ मैंने। चलो क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। प्रीवियस ईयर हमारा 2001 और 2002 है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा हमारा? मुन्ना जल्दी बताओ, असेसमेंट ईयर क्या हो सकता है हमारा? ठीक है, इसका अगला साल। ठीक, 2001 और 2002 में हमने पैसा कमाया है, तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 2002 से लेकर 2003। ये सुनो, ठीक है, आज का ईयर मत लिख देना असेसमेंट ईयर में, लोग गलती कर देते हैं।
ठीक है, अगर सिर्फ ये 1 मार्कर के लिए पूछ सकते हैं, वरना तो आपके क्वेश्चन में दे ही रखा होगा। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है पूरे इनकम टैक्स में, तुम्हें यही मिलेगा, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल जल्दी से ले लो। असेसमेंट ईयर अगर आपका 16-17 है, 2016-2017, तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या होगा, जल्दी बताओ, टाइम दे रहा हूँ, 5 तक गिनती करूंगा, 5 4 3 2 1। प्रीवियस ईयर होगा हमारा 15-16। जिस लोगों को आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो एक और एग्जांपल बता देता हूँ, फिर नहीं आया तो ठीक है। प्रीवियस ईयर है हमारा 5-6, 2005-2006। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या होगा हमारा 6-7। ठीक है जी, 2006-2007। चलो परफेक्ट है। हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जो कि आपके आने वाले चैप्टरों को टच करने वाला है। ठीक है, इनकम टैक्स के बेस पे इतना ही था। ठीक है, और एक दो छोटी मोटी चीजें और हो सकती हैं। ठीक है, मैंने किसी की सेक्शंस नहीं बताया आपको, इनमें की प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन के सेक्शन में लिखी है वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि ये सब के सेक्शन पूछे जाते नहीं है। ठीक है, जब सेक्शन पूछने वाले होंगे लोग, या जो भी अथॉरिटी है, ICAI हो गया हमारा मंदिर है, या BCom वाले, DU वाले, तो वहाँ के मैं सेक्शन बता दूंगा। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। तो जैसे रावण के 10 सिर होते थे, ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअल में जाओ रावण के 10 सिर होते थे, वैसे आज के रावण के मात्र 5 सर हैं। पहले सर का नाम है सैलरीज, या ऐसा बोले तो इनकम फ्रॉम सैलरीज। दूसरे सर का नाम है हाउस प्रॉपर्टी, या ऐसा बोलूं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है, तीसरे सर का नाम है PGBP। यहां लिख रहा हूं फुल फॉर्म्स की, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, PG फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन से कमाया गया प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है तो बिजनेस का होता है, और गेन होते हैं तो हमारे प्रोफेशन से होते हैं। ठीक है, चौथे सर का नाम है कैपिटल गेन्स, CG। यहां लिख देता हूं यार, गलती कर दी, छोटा कैपिटल गेन्स गेन्स गेन्स। ठीक है जी। पांचवें सर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पांचवें सर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा सबका, और फिर क्लास एंड करेंगे। सैलरीज, अगर आप सैलरी इनकम कमा रहे हो, कोई किसी कंपनी में काम करते हो तो सैलरी इनकम मिलेगी, उस पर सैलरीज के अंडर टैक्स हो गए। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में एक मेजर कंफ्यूजन इनकम टैक्स के नए बच्चे को ये होती है कि अगर आपने एक घर खरीदा और उस घर को सपोज 5 लाख रुपए का घर खरीदा और कल ही 7 लाख रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट 2 लाख रुपए का हो गया, 2 लाख रुपए हमारी इनकम हो गई। तो बच्चे 2 लाख रुपए की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी के यहाँ देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इस इनकम पर टैक्स आएगा, तो द आंसर इज नो। हाउस प्रॉपर्टी पर सिर्फ किराए वाली इनकम पर टैक्स दिया जाता है। जो घर का किराया आता है, सपोज 4 लाख रुपए मुझे किराया आ गया, ठीक है, ज़्यादा आ गया ठीक है, 4 लाख रुपए किराया आ गया, तो मैं 4 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स दूंगा। ठीक है, वो देखेंगे कैसे देते हैं। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी में किराए वाली इनकम पर टैक्स देंगे। PGBP तो समझ में आ गया, प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, बहुत ही सिंपल हेड है। ठीक है, लोगों ने वैसी हवा बना रखा कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, कैपिटल गेन्स क्या होता है हमारा कैपिटल गेन्स मतलब कुछ भी कैपिटल एसेट आपने बेच दिया, ठीक है, और आपको प्रॉफिट मिल गया। फिलहाल के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको मजा आए कि कैपिटल एसेट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है,
अगर मैंने 3 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा और उस गोल्ड को 7 लाख रुपए में बेच दिया, कितने खरीदा? 3 लाख रुपए का, बेचा कितने का? 7 लाख रुपए का। तो 4, 5, 6, 7, 4 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हमारा वो प्रॉफिट कैपिटल गेन्स के अंदर आ जाएगा। जो मैं बोल रहा था कि हमने 5 लाख का घर खरीदा और 7 लाख में बेचा, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो भी हमारा कैपिटल गेन्स में आ जाएगा। मतलब कैपिटल गेन एक ऐसा हेड है जहाँ पे कैपिटल एसेट को खरीदा और बेचा जाता है, और जो इनकम होती है वो यहाँ पे टैक्सेबल होती है। अगर आपकी इनकम इन चारों में भी टैक्सेबल नहीं है तो वो इनकम यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, सपोज 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 आपने केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीत लिए। ठीक है, 1 करोड़ 1 करोड़ जीत लिए। ठीक है, तो ना ही वो सैलरी है आपकी, ना वो आपका घर का किराया है, ना वो आपका बिजनेस है या कोई प्रोफेशन से इनकम है। ठीक है, ना वो आपका कुछ बेच बाच के पैसा आ रहा है। ठीक है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के यहाँ पर टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में हाउस प्रॉपर्टी करवाऊंगा। ठीक है, और 2-3 घंटे का लेक्चर होगा और बहुत ही मजा आने वाला है। मैं बता रहा हूँ, मैं टिप्स पे रटवा दूंगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इनकम टैक्स का किसी भी किताब का जो आप कर ना पाओ हाउस प्रॉपर्टी से, और बाकी हेड से भी। लेकिन जो ये तो बाद में कराऊंगा, पहले हाउस प्रॉपर्टी कराऊंगा। ठीक है, अच्छा एक डाउट और रहता है लोगों का कि सैलरीज पहले क्यों नहीं करा रहे। सैलरीज में इसलिए पहले नहीं करा रहा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी एक छोटा हेड है, छोटे छोटे हेड को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मार्क्स अपने हाथ में आते जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, दिस इज एवरीथिंग। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।